गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सब लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने जो है 40 नंबर का क्लास ले लिया होगा, जिसमें मैंने जनगणना का बेसिक चीज मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 होगा मध्य प्रदेश की जनगणना का। आप लोगों ने पहला क्लास ले लिया होगा, जिसमें आप लोग को बहुत सारी चीज समझ में आया होगा। यहाँ से दोस्त एक या दो क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। पूरा क्लास लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे आपका मैंने बताया था कि आपका एमपीपीएससी हो गया। कौन सा दोस्त? एमपीपीएससी। एमपीपीएससी एमपीपीएससी में भी इससे 30 से 35 नंबर का मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस एमपीजीके से आते हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको डायरेक्ट बैठ जाने के चांसेस अधिकतर रहते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास को अच्छे से ध्यान दीजिए। आगे अभी आने वाली है एमपीपीएससी की एग्जाम, तो आप लोगों ने फॉर्म भरेंगे और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ से होने वाला है। आप लोग जो है एक बार सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, अभी नए आए हैं, जुड़े हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है आपको आगे की वीडियो का क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, डेली हमारे साथ जुड़े क्लास में और डेली तैयारी करें और रिवीजन जरूर किया करें। रिवीजन के लिए हम इस टेलीग्राम चैनल में हम पीडीएफ डलवा देते हैं, इससे आप रिवीजन जरूर किया करें। 1 या 2 बार रिवीजन करें, आपको चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ अपडेट्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, सब लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसी क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें आपको इनका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी इंस्टाग्राम का भी। यदि आपको वहां से आप नहीं पहुंच पाते हैं पेज पर, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर से आपको सारे चीजें मिल जाएंगे, दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे तुरंत पहुंच जाएंगे पेज पर, उसको फॉलो कर लीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। अपना रिवीजन जरूर किया करें, ठीक है, तभी आपको चीजें कंठस्थ रहेंगी। नहीं तो कोई सा भी टीचर से पढ़ लेंगे, बिना रिवीजन के सब व्यर्थ होगा। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखा करें। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे थे हम मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बता दिया है, जिनको आपको फॉलो करना जरूरी होता है। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो हमने कल बहुत सारे चीज देखे थे। तो आप लोग सब लोग पहले आते से ही बता दें, मध्य प्रदेश की 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी। सब लोग कमेंट में जल्दी से लगा दें। तब तक हम बताते हैं आपको पढ़ क्या रहे थे। मध्य प्रदेश की जनगणना, तो मध्य प्रदेश की जनगणना यहाँ टॉपिक डाल देते हैं, जनगणना। ठीक है, जनगणना, मध्य प्रदेश की जनगणना, ये हम टॉपिक यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये कब की है दोस्त? तो ये जो है आपकी 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अभी 21 की आई नहीं है, जैसे आएगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। आप हमारे साथ बस जुड़े रहें। ठीक है, चलिए आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बना के क्लास में एंड तक रहें। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, जिसको आप कभी ऐसा देखे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे कहीं से। ऐसा आपको मैं यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग जो है हमारे साथ बन के चले बराबर। देखिए, न्यूनतम जो हम देख लेते हैं सबसे पहले, कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब कि सर्वाधिक किस हिसाब से देख लेते हैं। एक तो हम सर्वाधिक देख लेते हैं और एक न्यूनतम भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम। अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या
वाले जिले। यहाँ पे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले बता दिया था, वो क्लास जरूर देखें, ताकि जो है आपको एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। कोई भी एग्जाम आ जाए, अभी बहुत सारे अपने मध्य प्रदेश में एग्जाम होने, जैसे महिला पर्यवेक्षक का भी होने वाला है, सुपरवाइजर वगैरह, इनमें भी एग्जाम में आएंगे। इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो आता है हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अधिकतम मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या और अधिकतम जनसंख्या वाले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अधिकतम जनसंख्या वाले जिले। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्त, अधिकतम वाले जिले। यहाँ पर अधिकतम जनसंख्या वाले लिख लेते हैं, और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाले लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अधिकतम वाला कौन सा आएगा। अभी ये अधिकतम जनसंख्या वाला जो पूछा गया था ना, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो अभी हुआ है, उसमें आया था कि सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए कि आप आगे भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अधिकतम पूछा है तो न्यूनतम आगे की एग्जामों में कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं सारे चीजें आपको बताऊंगा जो जो पूछने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपका कौन सा, इंदौर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, इंदौर। इंदौर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, इसको आपको याद रखना है। और सबसे कम पहले सबसे ज्यादा ज्यादा वाला देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है जबलपुर। जबल जबलपुर है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा दोस्त, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका कौन सा, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका सागर। कौन सा आ जाएगा, सागर। चौथे नंबर पर सर्वाधिक वाला कौन सा आएगा, तो भोपाल आएगा। सागर के बाद भोपाल आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भोपाल को पहले मत लगाइएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो इंदौर है। इंदौर के बाद जबलपुर है, उसके बाद सागर है, फिर भोपाल है, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, भोपाल के बाद आपका आता है रीवा। रीवा पांचवें नंबर पर आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पांच तक आपको ध्यान रखना है। आपको तो ज्यादा पांच तक भी ध्यान नहीं रखना, ये दो ध्यान रखेंगे कि दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो आपका जबलपुर और सागर आ जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो है सबसे मतलब कि आप इसको देख लेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला, तो न्यूनतम वाला अभी को जो देखेंगे, तो अभी क्या है, निवाड़ी है। क्या है दोस्त, निवाड़ी सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। निवाड़ी ये कब के अनुसार है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यह जो है आपके 2018 के बाद, 2018 के बाद है। कब के बाद है दोस्त, 2018 के अनुसार है। 2018 के अनुसार टीकमगढ़ से अलग हुआ था ना निवाड़ी, मैंने आपको बताया था पहले। तो ये जो है 2018 के अनुसार है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा आ जाएगा, अब जो है 2018 के अनुसार यदि हम देखते हैं, तो इसके बाद जो है ये सबसे कम वाला कौन सा आ जाएगा, तो आगर मालवा। आगर आगर मालवा आगर मालवा आगर मालवा इसके बाद आता है। आगर मालवा इसके बाद आता है, तो ये जो है 2013 के अनुसार है। किसके अनुसार दोस्त, 2013 के अनुसार है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका आ जाता है कौन सा, तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में आ जाता है आपका हरदा। कौन सा जिला आ जाएगा दोस्त, हरदा आ जाएगा आपका। हरदा तीसरे नंबर में आ जाएगा। तो आपको आगर मालवा ध्यान रहे या ना रहे, इसको निवाड़ी को और हरदा को आपको विशेष ध्यान रखना है। हरदा क्यों, क्योंकि हरदा जो है 2000 हरदा जो है 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। क्या था, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए
अगला आ जाता है 4 5 तो अपन देख लेते हैं, आपको तो इसमें 2 को याद रखना है, 3 3 तक आप याद रखेंगे चल जाएगा। चौथा कौन सा आ जाता है आपका, उमरिया। फिर क्या आता है, उमरिया जो जिला है वो कम जनसंख्या के हिसाब से आता है उमरिया। फिर आ जाता है आपका 5वें नंबर का कौन सा, श्योपुर। कौन सा आ जाएगा दोस्त, श्योपुर। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है, इतना पूरा ध्यान ना रहे डाटा कोई दिक्कत नहीं है। हरदा और निवाड़ी याद रखिएगा, 2018 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो निवाड़ी है, और 2011 के अनुसार पूछा जाए तो उमरिया है, ठीक है, सॉरी हरदा है 2011 के अनुसार। इतनी चीजें याद रख लिए, आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए तो आप लोग जो है ऐसे ही जो है एक एक चीज एक एक टॉपिक को अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। आपका हर एक एग्जाम क्लियर होगा। हर एक एग्जाम क्लियर करने के लिए जहाँ एमपीजी के आता है, चाहे वह महिला पर्यवेक्षक हो मध्य प्रदेश का, चाहे मध्य प्रदेश का पीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका मध्य प्रदेश का एसआई, पुलिस कांस्टेबल, जो भी दुनिया भर का एग्जाम, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में आप फायदा मार के ले जाएंगे, केवल आप अकेले जो आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में। बाकी लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता ही है। तो आप लोग जो है इसी तरह से ध्यान लगा के फुल स्क्रीन करके पढ़ा करें, तो आप लोग को एक एक चीज समझ में आएगा। अब जो है हम देख लेते हैं जनगणना के अनुसार। जनगणना के अनुसार अंतर्गत में क्या आता है दोस्त, क्षेत्रफल भी आता है। तो हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पहले देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल को देखते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग देख लेते हैं सबसे पहले। तो सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या वाला संभाग, आप मुझे बताएंगे यदि आपको पता है तो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आप सबको कमेंट में करें, क्या है, इंदौर है। क्या है, इंदौर। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि न्यूनतम, सर्वाधिक तो देख लिए, न्यूनतम न्यूनतम वाला देख लेते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा शहडोल। शहडोल आप सभी को पता है कि ये सबसे कम मतलब कि जनसंख्या वाला क्या है, संभाग है। हम यहाँ पे संभाग की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम यदि देखें तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, यदि हम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग देख लेते हैं, कौन सा दोस्त, सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग हमारा कौन सा हो जाता है, बताइए। तो ये हो जाता है जबलपुर। जबलपुर हो जाएगा आपका सबसे बड़ा संभाग क्षेत्र में। और यदि हम देखा जाए तो सबसे छोटा भी होता होगा संभाग, बिल्कुल सर सबसे छोटा भी होता है। तो सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा, तो संभाग क्षेत्रफल में देखेंगे तो ये हो जाएगा शहडोल। कौन सा हो जाएगा दोस्त, शहडोल संभाग सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी कम है और क्षेत्रफल में भी कम है। इस चीज को आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो हम जो है थोड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम क्या देख लेते हैं, जिला को देख लेते हैं, किनको, ये जिला वाइज देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइए आप लोग रेडी हैं जिला को जानने के लिए कि जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कम या ज्यादा होगा। तो आप लोग सब मुझे लगता है बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, सर बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सर्वाधिक मतलब कि जो ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, और न्यूनतम हम देख लेते हैं कौन सा, सर्वाधिक और न्यूनतम यहाँ पर हम
देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देख लेंगे सर्वाधिक, और यहाँ पर देख लेंगे हम न्यूनतम। ठीक है, चलिए। तो सर्वाधिक पहले देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा आ जाता है दोस्त? छिंदवाड़ा। कौन सा आ जाता है? छिंदवाड़ा आ जाता है। कितना किलोमीटर है स्क्वायर है? तो ये 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है। 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बड़ा जिला में? तो आपका छिंदवाड़ा के बाद आ जाएगा सागर। कौन सा आ जाएगा? सागर। सागर का आपसे नहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ किलोमीटर। ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा कौन सा? तीसरा आ जाएगा आपका शिवपुरी। ठीक है। वैसे इनमें से किसी का भी नहीं पूछा जाता, बड़ा या छोटा पूछ लिया उतना ही बहुत है। फिर चौथा आ जाएगा आपका बैतूल आ जाएगा। फिर बैतूल के बाद क्या आ जाता है आपका? बालाघाट। पांचवा क्या आ जाएगा? बालाघाट। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है क्या है दोस्त? जिले हैं। जो कि सबसे बड़ा छिंदवाड़ा होता है, इसके बाद सागर, फिर शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट। अब हम न्यूनतम पे आ जाते हैं। तो न्यूनतम पे कौन कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम में सबसे पहले आपका हो जाएगा निवाड़ी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? निवाड़ी। निवाड़ी जो है जनसंख्या के हिसाब से भी जिला कम है, और जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी कम है। निवाड़ी का कितना है? तो निवाड़ी का लगभग 13-18 किलोमीटर स्क्वायर है। 13-18 किलोमीटर स्क्वायर निवाड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका आ जाता है निवाड़ी के बाद दतिया। ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद आपका आ जाता है दतिया। दतिया के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? भोपाल। भोपाल। भोपाल से फिर बड़ा कौन सा हो जाएगा? भोपाल से बड़ा हो जाएगा अलीराजपुर। इसके बाद हो जाएगा पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए। बुरहानपुर। ये आपका इस हिसाब से सीक्वेंस रहता है। न्यूनतम में यदि देखेंगे आप लोग, तो जो है आपका सबसे कम निवाड़ी आता है। इसके बाद जो है आपका दतिया आ जाएगा। दतिया के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा दोस्त? दतिया के बाद आपका आ जाएगा भोपाल। इसके बाद अलीराजपुर, बुरहानपुर, ये सारे चीजें आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो क्या आप लोग को ये चीजें ध्यान रहेंगे दोस्तों? बिल्कुल आप लोग को अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए। आपको तो पता ही होगा कि मैंने एक चीज आपको पहले की जो क्लासेस हैं उनमें डिटेल में आप लोग को हर एक चीज बताया हुआ है ना? तो आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब जो है अगला आ जाता है आपका कौन सा? लिंगानुपात आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त? लिंगानुपात। चलिए, अब लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात। लिंगानुपात यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्त। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पिछली क्लास में जितना पढ़ाया हूँ, अभी जो पढ़ा रहा हूँ, यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप लोग इनको पढ़ें ध्यान से। यदि आपको पता है तब तो आप पढ़ ही करेंगे, फिर तो आप स्मार्ट हैं, है कि नहीं? तो इसको चलिए मैं लिखवा देता हूँ, लिंगानुपात क्या कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लिंगानुपात ये होता है कि हम कोई सा भी क्षेत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? क्षेत्र। एक विशेष क्षेत्र को लेते हैं, जैसे कोई जिला उठाए या फिर राज्य, देश, ऐसा अपना चलता है ना? तो हमारे जो राज्य है, हमारे राज्य में जिले हैं, जिले के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो किसी एक क्षेत्र विशेष जिला को ले लेते हैं, उसमें ये देखते हैं कि उसमें पुरुष की एवरेज संख्या कितनी है और स्त्री की एवरेज संख्या कितनी है। ठीक है। इनका जब हम रेशियो निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। जैसे कि हम इनका रेशियो किस में निकालते हैं? इनका रेशियो हम पर 1,000 में काउंट करते हैं, कि प्रति 1,000 पुरुषों में कितने महिलाएं हैं। ऐसा करके हम इसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं, है ना? समझ में आया कि लिंगानुपात
एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, हमारे देसी भाषा में लिखिएगा। किसी किसी क्षेत्र विशेष किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष व स्त्री की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लिंगानुपात। किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष व स्त्री की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? लिंगानुपात कहलाता है। क्या आप लोगों को चीजें जम गई? बिल्कुल सर, आप बोलोगे हमें चीजें जम गई। अब समझ में आ रहे हैं कि क्या चीज है लिंगानुपात। ठीक है, प्रायः जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखिएगा, प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भौगोलिक प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति हजार कहा जाए तो हजार, या इसको 1000 लिख सकते हैं। 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या, ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, मेल और फीमेल ले लेते हैं। ठीक है, यदि मेल कितना है? 1000 है मान लीजिए, तो इनमें कितने हैं? इनमें कितने महिलाएं हैं? ये हमारा रेशियो जो निकलेगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा लिंगानुपात। क्या कहलाएगा दोस्त? लिंगानुपात कहलाएगा। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिंगानुपात क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि किसी जो भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कोई भी क्षेत्र हम ले लेते हैं, उसमें प्रति हजार मतलब कि 1000 में पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या लेते हैं कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। यदि मान लीजिए 981 महिलाएं हैं, 980 महिलाएं हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि ये यहाँ का लिंगानुपात 981 है या 980 है। यदि 1000 में महिलाओं की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1051 है, 1041 है, जो भी है, जैसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए 1041 है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1041 है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं? लिंगानुपात निकालते हैं। तो आप लोगों को लिंगानुपात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, बताइए। चलिए, तो आप लोगों को अब ये समझने वाली बात है यहाँ पर दोस्त कि सॉरी, भारत का लिंगानुपात, भारत का भारत का लिंगानुपात किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। भारत का लिंगानुपात किसके अनुसार? 2011 के अनुसार कितना है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे मेल मैंने कितना बताया? 1000 काउंट करेंगे,
तो यहाँ पे फीमेल कितना है कि प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं दोस्त? 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। ये हमारे भारत का लिंगानुपात है। तो 943 लिंगानुपात भारत का हम यहाँ पर कहेंगे। क्या आप लोगों को ध्यान रह जाएगा दोस्त? बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। अगला बताता हूँ, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात हम किसके अनुसार गणना गणना करते हैं? 2011 के अनुसार हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ जो है 1000 प्रति पुरुष में कितनी महिलाएं हैं दोस्त? तो यहाँ पे 931 महिलाएं हैं, फीमेल हैं। 931 क्या है? फीमेल है। इसको आपको याद रखिएगा। ये आपका अभी का है। इससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो गत दशक है, जो पिछला निकल गया है, गत दशक का मैं बता देता हूं, जो गया है 2001 में। 2001 की जनगणना में कितनी थी? तो 900 कितना था? 919 था। कितना था? 919 लिंगानुपात था। तब जाके यहाँ पे वृद्धि हुई है। वृद्धि हो करके महिलाओं की संख्या वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? 12 रेशियो क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब जो है हम धीरे धीरे करके अपने जो है मैटर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है 931 है। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है भैया? चलिए ग्रामीण लिंगानुपात देखते हैं। ग्रामीण ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण यदि लिंगानुपात देखा जाए, ग्रामीण लिंगानुपात, तो ग्रामीण लिंगानुपात है 936। कितना है? 936 है। और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी यदि लिंगानुपात देखा जाए, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात है 918। अब बताइए कुछ समझ में आया यहाँ पे? इससे हमें ये समझ में आता है कि ग्रामीण तो फिर ज्यादा समझदार हुए किनके? शहरी लोगों के हिसाब से। क्योंकि भैया यहाँ प्रति 1000 में 918 ही महिलाएं पाई जाती हैं, और यहाँ प्रति 1000 पुरुष में 936 पाए जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब कि ग्रामीण वाले महिलाओं को बुरा नहीं मानते हैं, वो ज्यादा समझदार हैं। वो उनकी उनको मानते हैं, महिलाओं को, बच्चियों को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 936 है और यहाँ पर 918 है। आप बुरा न मानना दोस्त, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा है, ऐसा होता है। आप लोग कई जगह पर सुने होंगे कि जो ग्रामीण हो या शहरी एरिया हो, बहुत जगह बच्चियों को नहीं मानते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? भ्रूण हत्या तक हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा, यदि लिंग का पता चल जाता है तो। इसीलिए तो लिंगानुपात रेशियो बहुत कम जाने लग गया था। तभी तो अब जो है भ्रूण में बच्चों का जांच जो है क्या हो गया है कि सबसे ज्यादा, मतलब कि कहा जाए तो क्रिमिनली हो गया है। उसका जांच कोई नहीं करा सकता है। ये चीज आप लोग को पता होगा। क्यों? क्योंकि जो है भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होने लग गया था हमारे देश में। बच्चियों को कम मानने लग गए थे। इसी वजह से जो है क्या कर दिया गया कि इसमें कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम चलाया गया, जिस वजह से आज के डेट में अब धीरे धीरे महिलाओं का भी विकास हो रहा है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ग्रामीण लिंगानुपात तो ज्यादा है, यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है और शहरों में कम है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है दोनों जगह का। अच्छा, अब बच्चों में देखते हैं शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात भी कितना है? शिशु शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात ये कितना है? तो ये है 918। कितना है दोस्त? 918 है।
अब जो है देख लेते हैं एसटी व एससी में। ठीक है, एसटी व एससी में देख लेते हैं कि लिंगानुपात का रेशियो। तो हम यदि एसटी में देखते हैं, एसटी का लिंगानुपात, एसटी मतलब अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को हम देखेंगे तो इनका जो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात देखना, इन अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ जो है लिंगानुपात 984, 984 है दोस्त। और एससी का देखा जाए, एससी एसटी में देख रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जाति है इनका लिंगानुपात कितना है, तो इनका लिंगानुपात देखिएगा कितना है, तो इनका लिंगानुपात है दोस्त कितना, 920। अब अंतर देखिए, मतलब कि एसटी को सब बोलते हैं कि आदिवासी हैं, आदिवासी लोग जो है कम शिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा बोला जाता है। आप लोग मेरी बातों को अपने दिल पे ठेस मत लीजिएगा। मेरा भावना ये नहीं है कि किसी को भावनाओं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ठीक है, मुझे ये है आप लोगों को पढ़ाना। तो आप लोग जो है देखिए कि एसटी लोगों को बोलते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब कि अभी कम विकास किए हैं, है ना। लेकिन इनका रेशियो देखिए 984 है, मतलब ये बच्चों को मानते हैं, चाहे वो आपका पुत्र हो या पुत्री हो, पुरुष हो या महिला हो, ये सबको अपना बराबर मानते हैं। इसलिए इनका देखिए रेशियो जो है 984 है, और इनका रेशियो एससी वाला देखिए 920 है। इनमें अंतर पता चलता है जब आप किताब उठा के पढ़ते हैं या जानते हैं, तो इनके जो है कुछ चीज़ों का पता चलता है आप लोगों को। आप इससे पहले बिल्कुल नहीं जानते रहे होंगे कि क्या लिंगानुपात होता है, और क्या कहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा माना जाता है, बच्चों को जो बच्चियां होती हैं उनको कहाँ पे कितना माना जाता है। ये सारी चीज़ें रेशियो से पता चल के आता है। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये जो है अपन गवर्नमेंट के साइट से उठाए हैं, ये शासन बोलता है जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इससे हम उसी भाषा को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपन देसी भाषा का प्रयोग कर करके। तो आप लोग जो है थोड़ा सा दोस्त ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है आपको चीज़ें समझ में आए, आपके दिमाग में, दिल में ऐसा बैठ जाए बात कि आप इसी क्लास में इन चीज़ों को रट लें। दोस्त एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको क्लासेस डेली का मिलता रहे और हमारे साथ आप डेली जुड़ें। आप आपका हम बराबर सहयोग कर सके एग्जाम निकालने में, ये हमारा मेन मोटिव होता है। आपको समझाना है, हमारा केवल समझाना ये है कि आप पढ़ें, आपके दिमाग में चीजें बैठे, आप एग्जाम क्रैक करें। ठीक है, चलिए अब जो है हम देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं क्या चीज दोस्त, कि लिंगानुपात वाले जिले, लिंगानुपात वाले, कि पहले सर्वाधिक वाला देख लेंगे, फिर न्यूनतम वाला देख लेंगे। चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? बिल्कुल आप सभी लोग तैयार हैं। तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात वाले जिले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात वाले जिले। लिंगानुपात वाले जिलों में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे कम है और कौन सबसे ज्यादा है। तो पहले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला इधर लिख लेंगे हम, सर्वाधिक वाला, और न्यूनतम वाला इधर लिख लेंगे। इधर क्या लिख लेंगे दोस्त, न्यूनतम। ये न्यूनतम वाला इधर लिख लेंगे। तो चलिए आइए साथ में इसको समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, अपने दिमाग में फिट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला एरिया आ जाएगा कौन सा दोस्त, बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट का जो लिंगानुपात है दोस्त सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा,
10-21 प्रति 1,000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, तो 1,021 है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1,021 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है। इसके बाद जो है दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा अलीराजपुर। कौन सा आ जाएगा दूसरे पे, अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर में कितना है, अलीराजपुर में आपको आ जाएंगे 1,011। ठीक है, लिंगानुपात। तीसरा आपका आ जाएगा कौन सा, तीसरा आपका आ जाएगा दोस्त मंडला। कौन सा आ जाएगा, मंडला। तो मंडला में आपका कौन सा आ जाएगा, 1,006। कौन सा हो जाएगा, 1,006 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका चौथा, कौन सा आ जाएगा, डिंडौरी। डिंडौरी जो है, डिंडौरी में जो है मंडला डिंडौरी हो गया। डिंडौरी में कितना हो जाएगा, 1,002 लिंगानुपात है। फिर पांचवा आपका आ जाएगा कौन सा, झाबुआ। ये सब 2011 जनगणना के हिसाब से है ना दोस्त, आपको ध्यान रखना है 2011 जनगणना। ठीक है, अभी जो जनगणना का रिपोर्ट आएगी तो ये सारे डाटा चेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बदलाव आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये 990 है। ये जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले क्या हैं, जिले हैं, कि सबसे ज्यादा बालाघाट में, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला डिंडौरी, फिर झाबुआ। तो आप इसको 1,021 इसको याद रख सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, तो दूसरा तरफ आपका आ जाएगा कौन सा, न्यूनतम वाला। तो न्यूनतम में सर्वप्रथम कौन सा आ जाएगा आपका, भिंड आ जाता है। कौन सा आ जाता है दोस्त, भिंड आ जाएगा। दूसरा में कितना, 837। 837 लिंगानुपात है, यहाँ का सबसे कम है। सबसे कम प्रति 1,000 पुरुष में यहाँ 837 स्त्रियां पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मुरैना। मुरैना, फिर तीसरा आपका आ जाएगा कौन सा, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद चौथा आपका कौन सा आ जाएगा, दतिया। पांचवा आ जाएगा आपका कौन सा, शिवपुरी। शिवपुरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1,000 के पार है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1,000 के पार है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4, यहाँ तक जो है सब 1,000 के पार हैं। तो 1,000 के पार कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 जिलों का जो है होता है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि शिशु वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, कि मध्य प्रदेश में जो है शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, इसको भी जान लीजिए, कभी पूछ ले तो आपको जो है घबराना नहीं है। कुछ भी आपसे पूछ ले कोई भी एग्जाम में, आप बोलोगे सर हमसे तो आता है। 0 से 6 वर्ष के जो होते हैं ना, तो यहाँ पर जो है
न्यूनतम किस में है? तो न्यूनतम जो है मुरैना पे है। न्यूनतम, न्यूनतम किस में है? न्यूनतम, न्यूनतम आपके जो है मुरैना पर है। मुरैना में न्यूनतम है, कितना है? 800, कितना है दोस्त? 829, 829 है लिंगानुपात। और सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपका अलीराजपुर में है। अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर में जो है 0 से 6 वर्ष वाले अधिक हैं, 978 है। कितना है दोस्त? 978। तो इनको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अब जो है आगे की कहानी हम देखते हैं। क्या आगे की कहानी क्या देखें? तो आप ध्यान से सुनिएगा और फुल स्क्रीन करके वीडियो देखिएगा। मैं आपको जो है बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। तो इसको आपको ध्यान, एक चीज ये रखना है, बहुत अच्छी बात ये है आगे की, कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी का लिंगानुपात वाला जिला देख लेते हैं। कौन सा? सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब कि एससी, एससी वाला, ठीक है। एससी वाला देख लेते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट। कौन सा है? एससी लिंगानुपात, लिंगानुपात वाला जिला, एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बालाघाट। कौन सा हो जाएगा दोस्त? बालाघाट, बालाघाट हो जाएगा। बालाघाट में जो है आपका कितना है? तो 1048 है। कितना है दोस्त? 1048 है एससी वाला लिंगानुपात। यदि सर्वाधिक देख लिए हैं तो न्यूनतम भी देख लेते हैं। न्यूनतम, न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब एससी वाला ही है। एससी वाला ही है, लिंगानुपात वाला देख रहे हैं। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो न्यूनतम एससी वाला देखेंगे तो आपका भिंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? भिंड हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 867 है। कितना है? 867। अब देखते हैं सर्वाधिक एसटी वाला। तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक एसटी कहाँ है? सर्वाधिक अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एसटी का लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्त? बताइए। सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो एसटी वाला हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा आपका कौन सा? बालाघाट। कौन सा आ जाएगा? बालाघाट ही आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कितना है एसटी भाई साहब? 1037 है। कितना है? 1037। अब जो है न्यूनतम यदि देखते हैं तो न्यूनतम, न्यूनतम जो है अनुसूचित जाति मतलब एसटी, एसटी वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्त? एसटी वाला जिला आपका ये भी भिंड हो जाएगा। कौन सा? भिंड। तो मतलब आपको समझ में आया ये कितना है? तो ये आपका 835 देखने को मिल जाएगा एसटी वाला। ठीक है। तो एससी एसटी जो है कम भिंड में है, और सर्वाधिक कहाँ है एसटी एससी? तो लिंगानुपात जो है बालाघाट पर है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्या आप लोगों को चीजें क्लियर हुई दोस्त कि नहीं हुई? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके आप बताएं, फिर मैं आगे कहानी बढ़ाता हूँ। चलिए, अब जो है देख लेते हैं अगले स्लाइड पर कि जनसंख्या वृद्धि को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं दोस्त? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कितना प्रतिशत हुआ? तो मध्य प्रदेश में जो है
मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि जो है 20.30% 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, कौन से जिला में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक जो है वृद्धि कहाँ पर हुआ है मेरे दोस्त, तो सर्वाधिक वृद्धि इंदौर पर हुआ है। कहाँ हुआ है, इंदौर पर। कितना हुआ है, 32.7% यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुआ है, तो न्यूनतम वृद्धि जो है, न्यूनतम वृद्धि सबसे कम वृद्धि किस जिला में हुआ है, तो आपको याद रखना है अनूपपुर। अनूपपुर में मतलब सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं, ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं करते हैं, बताइए। अनूपपुर में तो सबसे ज्यादा समझदार लोग हो गए। कितना हुआ है, 12.3%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि यहीं पर हुआ है, कहाँ पर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नगरीय वृद्धि कितना हुआ है, तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि नगरीय वृद्धि यदि आपको देखा जाए, नगरीय वृद्धि यदि आप देखेंगे कि नगरीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो ये 25.70% जो है नगरीय वृद्धि हुआ है, नगर में जो है जनसंख्या वृद्धि। और ग्रामीण में यदि देखा जाए, यदि ग्रामीण के हिसाब से देखा जाए वृद्धि, तो ग्रामीण के हिसाब से जो है वृद्धि कितना हो जाएगा दोस्त, इसका 18.40% हो जाएगा। ये सब ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बाकी आपको जानकारी के लिए इतना पता होना चाहिए कि नगर में ज्यादा होता है और ग्रामीण एरिया में कम वृद्धि होते हैं। मतलब इससे आपके समझदारी का समझ रहे होंगे, बाकी आगे आप चलिए आगे देखते हैं। तो मैं कहता हूँ आज का जो है क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है, आगे की जो कल की क्लास होगी उसमें देख लेंगे। आपके लिए इकट्ठा डाटा मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ें, डेली पढ़ें और मज़े से पढ़ें, पूरा पढ़ें। ठीक है, डेली इसी तरह आप लोग जो है लास्ट तक हमारे साथ रहा करिए। आप लोग तुरंत जाइए टेलीग्राम में, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़िए, आपको यहीं पे पीडीएफ मिलने वाला है, तो जल्दी जाके पीडीएफ यहाँ से ग्रहण करिए। ठीक है, और रिवीजन किया करें डेली के क्लास को। ये आपका जो है इंस्टाग्राम आप लोग के लिए बनाया गया है, ये सब आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं, जो नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि जो है आप लोगों को अगली क्लास मिल सके बहुत अच्छे से। तो बताएं आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।